हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने जो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बच्चे कह रहे होंगे यार सर जो है हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ बैंड बजी हुई है, बाजार गिर गया है और सर मुस्कुरा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आज बाजार में जो हाहाकार मचा उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैं वीडियो इसलिए लेट बना रहा हूं, मैंने कहा भाई अमेरिकी बाजार भी खुल जाए, फ्यूचर से इतना मजा नहीं आता, लाइव देख लेंगे उसके हिसाब से तय करेंगे। अब अमेरिकी बाजार खुल चुके हैं तो मैंने कहा भाई इसकी चर्चा भी आज मैं आपके साथ करूंगा। मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके लिए बना रहा हूं। अब देखिए आज हमारा निफ्टी 50 तो भाई साहब 2.25% के आसपास गिरकर बंद हुआ। BSE जो है सेंसेक्स का वो 2% के आसपास गिरकर बंद हुआ, यहां पर आ रहा है आपका। और आपका जो बैंक है वो तो 3% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। ये तो रही हमारे देसी बाजारों की हालत। और विक्स में बड़ी भारी इंप्रूवमेंट देखने को मिली 10% की, जो इस बात का इंडिकेशन है कि ऑप्शंस के प्रीमियम तेजी से बढ़े, क्योंकि जैसे बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ती है प्रीमियम भाग खड़े होते हैं। अब बात करते हैं अमेरिकी बाजारों की। इस वक्त अमेरिकी बाजार खुले हुए हैं और आपके जानकर हाहाकार दिल में बच जाएगा, मन परेशान हो जाएगा और माथे पे शिकन आ जाएगी कि भाई डाउ जोन्स लगभग 2% गिरा हुआ। देख लीजिए S&P 500 1.5% पौने 2% के बीच में गिरा हुआ है और नैस्डैक भी लगभग 1.25% से हल्का कम गिरा हुआ है। और बात करें स्मॉल कैप 2000 की तो लगभग 3% गिरा हुआ है। यानी हाहाकार मचा हुआ है बाजार के अंदर। भाई बाजार ऊपर चढ़ता है तो नीचे भी तो आएगा, ये थोड़ी एक तरफ का रास्ता ले लेगा। क्या यार इतनी जल्दी आप सोचते हो? आइए बाकी बाजारों की बात करें। ब्राजील की बात करते हैं, बोस्पा वो भी लगभग 2% गिरा हुआ है। डैक्स जर्मनी हद हो गई 3.5% गिरा हुआ है। FTSE 100 लंदन 3% गिरा हुआ है। CAC 40 पेरिस 3% से कम गिरा हुआ है और वो 3% से ज्यादा गिरे थे जर्मनी और लंदन। मैड्रिड का IBEX 35 पौने 3% के आसपास गिरा हुआ है। FTSE मिब मिलन का 2.5% से ज्यादा 2.63% गिरा हुआ है। SMI स्विट्जरलैंड का पौने 2% गिरा हुआ है। OMX S30 स्टॉकहोम का पौने 3% के आसपास गिरा हुआ है और बोएक्स आपका 2.3% के आसपास गिरा हुआ है। यानी और भी लिस्ट लंबी है, मैं मेन बाजारों की बात कर रहा हूं। यानी कोई बाजार देख लीजिए आप लाल ही लाल में छाया हुआ है। तो ये हालत है आज अंतरराष्ट्रीय बाजारों की। माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई थी, कुछ एक न्यूज भी घूम रही थी, आपने देखा होगा, जिसके चलते आप देख सकते हैं न्यूज आ रही है। मैं ऐसे भी करूं तो स्क्रीन इधर ही आता है, वो पीछे की तरफ करता हूं ना, यानी यहां पर। तो आप देख सकते हैं HSBC और आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में कुछ प्रॉब्लम के सूचनाएं न्यूज निकल के आ रही है, जिसके चलते लगता है बाजार में एक हड़कंप सा मच गया और बाजार धड़ाम से गिर गया। अब समस्या यह है कि हमारे भारतीय देशों में ये इस थर्सडे को, यानी आज मंडे है, 2 दिन बाद यानी थर्सडे आ जाएगा, 2 दिन के बाद आज से तीसरे दिन एक्सपायरी है मंथली और डिलीवरी का चक्कर पड़ा हुआ है। क्योंकि आज और कल जिन लोगों ने अपने ऑप्शन में काम किया हुआ है उनको स्क्वायर ऑफ करने पड़ेंगे या डिलीवरी सेटलमेंट करनी पड़ेगी। अब उनके पास कल का दिन बचा है और ऑपरेटर भी जानता है कि लोग जो है बिना पोजीशन के काम कर लेते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कल भी देखते हैं बाजार में हड़कंप रह सकता है, हाहाकार मचा रह सकता है। तो भैया आज स्टूडेंट सेक्शन MKJ स्टूडेंट टॉक्स के अंदर मैं काफी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज मेरे स्टूडेंट्स में भी बड़ी भारी एंग्जाइटी थी। तो जिसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करते हैं वो आप जरूर सेगमेंट देखिएगा, उससे आपको आनंद आएगा। तो ओवरऑल पूरे विश्व के बाजार गिरे हुए हैं, भारी मात्रा से गिरे हुए हैं। हमारा निफ्टी 50 जो है वो 11,000 काटने की कोशिश में लगा हुआ है। अब इसकी डिटेल हम आगे भी करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया मैं तो आपसे पहले ही कहता हूं, बाजार चढ़ता है तो गिर गिर के, गिरता है तो चढ़ चढ़ के। तो भाई गिरावट और बढ़त बाजार में नहीं आएगी, ये तो बाजार का व्यवहार है, ये बाजार का स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव होता है, सुबह निकलता है शाम को डूब जाता है, उसका धर्म है। इसी तरह बाजार का भी धर्म है, चढ़ना और गिरना, चढ़ना और गिरना। जो लोग चढ़ते बाजार में सोचते हैं गिरेगा नहीं और गिरते बाजार में सोचते हैं चढ़ेगा नहीं, वो भूल करते हैं। तो ये बाजार का नियम है, हालात के चलते ऐसा होता है। कुछ ऐसा भी माना जा रहा है कि कोविड जो है कई देशों में नया लॉकडाउन आ गया है, जिसके चलते भी थोड़ा पैनिक था। तो अब देखते हैं, मेन बात है पैनिक है, पैनिक में बाजार गिरता है सो गिरा है। बस अब ये देखना है कि ये पैनिक कितने दिन रहता है, हमारी एक्सपायरी पर क्या असर डालता है। जिन लोगों की नेकेड पोजीशन थी, जिन लोगों ने बिना पैसे के अरेंजमेंट की पुट बेच दी,
दी, जिन लोगों ने बिना शेयर्स के कॉल बेच दी वो समस्या में आ जाएंगे, समस्या में गिर जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि भैया आपको वर्स्ट सोच के शेयर बाजार में ट्रेड करना चाहिए। शेयर बाजार एक अपॉर्चुनिटी नहीं, एक ट्रैप है। आपको ये मेरा डायलॉग कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज जो है हमने ये चर्चा अंतरराष्ट्रीय बाजारों की करनी थी, सो मैंने आपके साथ सबसे पहले ये चर्चा की। आइए आगे बढ़ने से पहले आपकी एक समस्या का समाधान कर दें, क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉलोअर, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ये कहते हैं सर बाजार में आज इतनी उठापटक होगी हमें पता ही नहीं चला। मेरी किसी से बात हो रही थी करीबन 3 बजे, मैंने बैंक से मेरे को फ़ोन आया था किसी चर्चा के चलते, क्योंकि मुझे थोड़े फंड्स अरेंज करने थे। तो बैंक के मैनेजर का फ़ोन आया, मैंने उसको बताया बाजार बड़ा गिर गया है, मुझे फंड्स की आवश्यकता होगी। तो वो चौंक गया, कहते सर मुझे तो पता नहीं। तो भाई ये हर जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले के साथ है कि उसको पता नहीं चलता बाजार में क्या हो गया, और उसके पास अगर अपॉर्चुनिटी आती भी है तो चली जाती है। यानी बहारें आती हैं, मौके आते हैं, चले जाते हैं, और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं। तो भाई इसका मतलब क्या, इसका मतलब सॉल्यूशन है क्या, इसका हल है? हल ये है, आपके सामने जो ये मेरा चैनल आ रहा है ये इसका हल है। देखिए मैंने आपके लिए एक बेहतरीन चैनल बना दिया, आप देखिए आपके सामने आ रहा है। देखिए मैंने कितना कुछ आज दिया है। पहले मैंने मेन आईपीओ का बताया, दूसरे आईपीओ का सुबह ही आ गया था और उनकी वीडियो भी दे दी, और मैंने लिखा भाई तसल्ली करके आईपीओ में लगाना। फिर मैंने अमेरिकी बाजारों का सुबह ही आपको बता दिया था। उसके बाद बाजार में जो धमाके हुए ऊपर नीचे के, उसकी भी चर्चा मैंने करी, मैंने स्क्रीनशॉट डाला, अपनी वीडियो दी, कौन से बढ़े कौन से घटे सब शेयरों के बताया। फिर मैंने आपको आईपीओ का अपडेट दिया, भाई रूट मोबाइल का आईपीओ लिंक हुआ है, फिर एक पोल भी कंडक्ट कराया। फिर मैंने आपको हैप्पीएस्ट माइंड का भी अपडेट दिया। उसके बाद मैंने आपको एफएमसीजी वगैरह के बारे में बताया। फिर किसी ने स्टूडेंट ने मेंबरशिप का पूछ रहा था, तो उसका भी मेरे टीम ने डाल दिया, भाई कैसे मेंबरशिप लेनी है। यानी आप देखो एक दिन के पोस्ट हैं, कितने पोस्ट हैं साहब, आप देखिए तो सही। उसके बाद फिर एक पोल कंडक्ट कराया, फिर स्मॉल केस में हमने क्या स्ट्रेटेजीज लगाई उसका बताया। देखिए आप, ये टेलीग्राम चैनल है, ये भाई साहब टीवी चैनल से बड़ा हो गया। आप देखिए हर चीज, फिर जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी उसके बारे में बताया। अब टीवी चैनल में तो क्या होता है कि आपको वॉच ही करना पड़ता है, मौका निकल जाए। फिर बाजार में बड़ा धमाका हुआ, मैंने उसके बारे में बताया। कितनी सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं मिली। अब ये कितना बढ़िया है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसको म्यूट कर दीजिए। जब आप ब्रेक के लिए जाते हैं, आप जाते हैं ना, ये कितना आता जा रहा है। आप देखिए सिगरेट पीने जाते हैं, फूफू करने जाते हैं, सुसु करने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं। भाई इतने सारे काम के लिए आप बीच में ब्रेक, खाना खाने जाते हैं, इतनी चीज़ों के लिए ब्रेक लेते हो। उस ब्रेक में 1 मिनट के लिए मेरा चैनल म्यूट है, डिस्टर्ब भी नहीं करेगा काम करते हो। उस वक्त गए मेरे चैनल पे, देखा बाजार में क्या हड़कंप है, बाजार में क्या हाल है, बाजार में क्या हो रहा है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये जो समस्या है कि आपको पता ही नहीं चलता बाजार में क्या हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आइए अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी, और इसमें आज हम चर्चा करेंगे आपके आईपीओ के एंजल ब्रोकिंग आईपीओ। एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ खुल गया है, मैंने कहा भाई इसकी भी चर्चा कर लें। मेरे सारे के सारे जो फॉलोअर्स हैं, मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लगातार कहते हैं सर एंजल ब्रोकिंग का बताओ, आपने बताया नहीं। तो आपके सामने एंजल ब्रोकिंग की डिटेल आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी का ओवरऑल आईपीओ का रिव्यू ले लेते हैं। भाई अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखें और सब चीज़ें देखें, तो कंपनी की जो रिटर्न और नेटवर्थ है वो लगभग 16% है पिछले 3 फिस्कल ईयर की। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की हाई है। इशू प्राइस जो इस इशू का है वो लगभग 31 टाइम्स है, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 20 की अर्निंग के ऊपर, और 13 टाइम्स निकल के आता है अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 की अर्निंग की बात करें। अब 21 की अर्निंग का तो क्या है ना कि एक्चुअल पोजीशन बाद में पता चलेगी, 20 हमारे सामने है, तो उसके हिसाब से तो हमारा जो पी है 31 बहुत ज़्यादा बन के आता है। भाई इस वक्त इस बात के चलते हम ये देख सकते हैं कि जो इशू है वो फुल्ली प्राइस्ड है। यानी ये कहना चाहिए कि जो इशू है उसमें जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उसके लिए गुंजाइश कम है। मैं ये नहीं कहूँगा ज़ीरो है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम इसका बोल रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा खासा प्रीमियम अभी नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा, आज जैसे बाजार गिरे, और अगर बाजार थोड़े गिरे रहते हैं और इस गिरे के दौरान इशू लिस्ट होता है तो उसका भी बुरा प्रभाव इशू के ओपनिंग पर पड़ सकता है। तो इसके चलते ये माना जा रहा है कि भाई कंपटीशन इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा है और कंपनी एक हायर पीई रेशियो पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो इतना मतलब अट्रैक्टिव नहीं है, इतना मतलब मैं ये नहीं कहूँगा लॉस हो गया,
और हो सकता है मैं इसमें लगा दूं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट नहीं लगाऊंगा। मैं देखूंगा कि ओवरऑल मार्केट इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। यानी जो शिकारी होता है वो और शिकारियों को भी देखता है वो कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद वो अपनी रणनीति बनाता है। तो अब मैं रणनीति बनाऊंगा कि लोग किस तरह से इस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, कैसे एनआईज लगा रहे हैं, कैसे क्यूआईबीज लगा रहे हैं, कैसे रिटेल इन्वेस्टर लगा रहे हैं, उसके बेसिस पर मैं इसमें थोड़ा फैसला लूंगा। तो अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा कि इस इशू में मैं लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा ये इशू प्राइसी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की। अर्निंग पर शेयर कंपनी की है 9 रुपये 95 पैसे, यानी लगभग 10 रुपये, और प्राइस अर्निंग इसके चलते आज जिस रेट पे शेयर इशू हो रहे हैं वो 31 के आसपास आ रहा है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 15.23% की है, और नेट एसेट जो शेयर की निकलती आती है वो 84 रुपये से हल्की सी ज्यादा है। अब अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, मैं FY 14 से लेके चल रहा हूं। FY 14 से कंपेयर करें FY 15 को तो अच्छा जंप आया था, टोटल इनकम में भी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी। टोटल इनकम को कहते हैं टॉप लाइन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कहते हैं बॉटम लाइन। फिर फाइनेंशियल ईयर 16 में हल्की सी टोटल इनकम में गिरावट थी और साथ साथ प्रॉफिट में भी खासी गिरावट थी। फिर फाइनेंशियल ईयर 17 में आप देखेंगे फिर इनकम अच्छी बढ़ी पर प्रॉफिट में नहीं बढ़त हुई, वो गिरे। फिर उसके बाद फाइनेंशियल 18 में देखेंगे टोटल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ी और प्रॉफिट तो एक बारी को 3 गुना ही हो गए, यानी 3 गुना से भी ज़्यादा हो गए। तो काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स फाइनेंशियल ईयर 18 में देखने को मिला। फिर फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करें तो टर्नओवर हल्की सी बढ़ी इनकम, लेकिन प्रॉफिट में भारी गिरावट नजर आई। फिर फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो उसमें क्या हुआ, टर्नओवर फिर गिरी है पर इनकम हल्की सी बढ़ी है। अब इनकम तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ईयर 18 में हुई थी। अब इस बार कंपनी का इश्यू आया, Q1 की परफॉर्मेंस देखें तो इनकम जो है Q1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो अंदाजा साल की इनकम निकलाएगी जो 1000 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है, ठीक है। और प्रॉफिट जो है 46 करोड़ के, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 170 करोड़ के निकल के आ रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में प्रॉफिट दुगने हो जाएंगे और इनकम जो है पिछले साल के मुकाबले, फाइनेंशियल ईयर 20 के मुकाबले, और इनकम जो है लगभग 33% बढ़ेगी। अब क्योंकि सिर्फ Q1 बीता है, अब Q2 अंडर कंसिडरेशन है और Q3 Q4 अब देखते हैं क्या होगा। Q1 जो था वो था आपका अप्रैल मई जून, और उस दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था, सारे लोग खाली थे, सब ने दबा के शेयर मार्केट में सट्टे खेले, तो इसके चलते हो सकता है कंपनी की इनकम और प्रॉफिट में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अब ये ट्रेंड आगे मेंटेन रहता है नहीं रहता, ये इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो इसके लिए हम गारंटी से नहीं कह सकते। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर खतरा है। अब इसको हम इसके पीयर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड लगभग 5 कंपनी और भी लिस्टेड, अगर हम उनसे कंपेयर करें प्राइस टू बुक रेशियो तो इसका ठीक ठाक सा लगता है और कंपनियों से कंपेयर करें, पर प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो खासा ज्यादा नजर आता है। ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड से भी खासा ज्यादा है, आपका जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से भी ज्यादा है, IIFL से भी ज्यादा है, मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज से कम है और JM फाइनेंशियल सर्विसेज से कम है, बाकी सबके मुकाबले बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप टर्नओवर देखेंगे ना, सेल्स अगर आप देखेंगे, टोटल रेवेन्यू, तो आप देखेंगे मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज और JM फाइनेंशियल सर्विसेज का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा है। आप औरों के रेवेन्यू से कंपेयर करिए, बहुत ज्यादा है, जिसके चलते उनका प्राइस अर्निंग रेशियो हाई अच्छा लग रहा है, जच रहा है कि वो ग्रोथ वाली कंपनी है। पर एंजल ब्रोकिंग का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे वो तो ICICI सिक्योरिटी से आधे से भी कम है, पर प्राइस अर्निंग रेशियो ICICI सिक्योरिटी से भी ज्यादा है। और मैं आपको एक खबर और दे दूं, शायद बहुत सारे लोग आपको ये खबर ना दें, ICICI सिक्योरिटीज का जब IPO आया था मैंने इसमें 1 रुपया नहीं लगाया था और ये डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। तो इस बात का आपको पता नहीं होगा, क्या आपको इस बात का पता था? आप ये बात कमेंट में लिखिए। बहुत सारे लोगों ने आपको ये बात नहीं बताई होगी, अगर बताइए तो मुझे खुशी है, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है भी चलो आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है। पर आप मुझे बताइए, मुझे भी पता चले कि आपको ये पता था कि नहीं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ICICI जो सिक्योरिटीज का इशू आया था वो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ। तो ये चलते हुए हमें ध्यान रखना है, कहते हैं एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो चीज चमकती है जरूरी नहीं है वो सोना। इस वक्त 2-3 IPO में बड़ा अच्छा रिटर्न आया। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, रूट मोबाइल की बात करें, तो बाकी जो 2 IPO है केमकॉन वो भी अच्छा लग रहा है, उससे पहले रोजरी बढ़िया आया था। तो इसके चलते क्या होता है कि कहते हैं ना कि बहुत सारे सेब के बीच में एक आलू भी चल जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो ये आलू निकले। एक बात कह रहा हूं, खतरा हल्का से एक ही बात का, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी अच्छी है, मैं इसकी भी कुछ चर्चा बातें करूंगा आपको लगेगा, लेकिन समस्या केवल एक है कि इन्होंने प्राइसी इशू निकाला है। प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत हाई है क्योंकि इस वक्त बाजार में बहुत कंपटीशन है। अदरवाइज कंपनी ठीक ठाक है। कंपनी में भाई साहब 2 चीजें चाहिए होती है धंधा करने के लिए, एक
कंपनी अच्छी हो, दूसरा प्राइस अच्छा हो। अगर कंपनी अच्छी हो, प्राइस महंगा हो तो भी हमें नुकसान हो जाएगा। कंपनी बुरी और प्राइस बहुत गंदा हो तो हमें फायदा हो जाएगा। तो ये बात को भी आपको समझना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इशू जो है प्राइसी है, मैं ये नहीं कहूँगा बेकार है, खराब है, पर ओवरऑल कहीं ना कहीं थोड़ा प्राइसी है। इस बात को हमें अपने दिमाग में एक रख के चलना चाहिए, सोच समझ के। तो मैं इसमें ही लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, आने वाले वक्त में बताऊंगा। अब बात करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस की। भाई अगर एनएससी के एक्टिव क्लाइंट्स देखे जाएं इस कंपनी के, तो वो 2018 में 0.36 मिलियन थे, जो 2019 में बढ़कर हो गए 0.41 मिलियन, और फिर 0.58 हो गए 2020 में, और इस वक्त जून 2020 का जो क्वार्टर है तब ये बढ़कर 0.77 हो गए। जैसा कि मैंने अभी भी चर्चा करी, ये जो क्वार्टर 1 जो गया है इस साल का फाइनेंशियल ईयर 21 का, ये शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रोकिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिल्कुल ही अलग क्वार्टर था। यार रिकॉर्ड लोगों ने अकाउंट खुलवाए, रिकॉर्ड सब लोगों का काम हुआ है। कारण क्या था? लोग खाली थे, सारा धंधे चौपड़ थे, सबने एक ही काम किया, क्या? शेयर बाजार में कार्य किया। इसके चलते क्वार्टर 1 जो है मैं एक एबनॉर्मल क्वार्टर मान के चलता हूं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब बात करते हैं इसका जो क्लाइंट ग्रोथ है वो काफी अच्छा हुआ था। इससे क्या हुआ? इसका जो शेयर है वो 6.29% हो गया मार्केट के अंदर इसका रैंक। ओवरऑल जो इसका क्लाइंट बेस है जून 30 को अगर आप कंपेयर करें, उसमें 30.21% बढ़ा है। ये 4th लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव एनएससी क्लाइंट्स, और सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल एनएससी क्लाइंट्स इन क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 21। यानी वैसे तो इसका नंबर 4 आता है ब्रोकरेज फर्म्स में क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने क्लाइंट है, लेकिन क्वार्टर 1 में इसने सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड अकाउंट खोले। तो ये बात इसकी तरफ एक फेवरेबल जाती है। लेकिन मैं फिर बोल दूं, क्वार्टर 1 एक एक्सेप्शनल क्वार्टर था। ओवरऑल इस वक्त जो है, जो न्यू क्लाइंट एक्टिवेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 79.55 मिलियन पर्सन्स का है। और अगर हम क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 20 को क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 21 से कंपेयर करें, तो इसकी जो टर्नओवर है क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 20 में थी 2,53,176 मिलियन, जो अब दुगने से भी ज़्यादा हो गई है क्वार्टर 1 21 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर, और बढ़कर हो गई है 6,18,945 मिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एवरेज डेली टर्नओवर कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। उसका कारण मैंने बताया कि ये क्वार्टर 1 एक एक्सेप्शनल क्वार्टर रहा। देखिए, मैं आपको हर चीज़ ईमानदारी से जो फीलिंग दिल की होती है बता देता हूँ। अब एंजल ब्रोकिंग किस किस कार्यों में लगी हुई है? एंजल ब्रोकिंग खुद और अपनी सब्सिडरीज के द्वारा ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज देती है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देती है, इन्वेस्टर एजुकेशन करती है, लोन अगेंस्ट शेयर्स देती है, और रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल मैं यही इसको समराइज करूंगा, कंपनी अच्छी है, बस चिंता का विषय एक ही है कि इशू प्राइस ही है। यही बात मैंने जब आईसीआईसीआई का इशू आया था तब भी कहा था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कि कंपनी बहुत अच्छी है। मेरे से लोग कहते थे कंपनी कैसी है? कंपनी अच्छी है, इशू प्राइस ही है। तो मेरा रिलेशनशिप मैनेजर भी कह रहा था सर एक एप्लीकेशन तो लगा दो। मैंने कहा भाई एक भी नहीं लगाएंगे, ये डिस्काउंट पे लिस्ट होता नजर आ रहा है, और वही हुआ, बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे शेयर लिस्ट हुआ। आइए अब जरा सी डिटेल्स ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। आपके सामने डिटेल आ गई है। भाई जो इशू है वो 22 सितंबर को खुल रहा है, यानी कल, और 24 सितंबर को बंद होगा। इशू टोटल 600 करोड़ का है, जिसमें 300 करोड़ फ्रेश है और 300 ऑफर फॉर सेल है। कंपनी का जो इशू प्राइस है 305 से 306 तक है, आप 306 मान के चलिए। रिटेल इन्वेस्टर कट ऑफ को टिक करेगा अप्लाई करते वक्त। मार्केट लॉट 49 शेयर्स का, और जो इसकी लिस्टिंग होगी बीएससी एनएससी की होगी। अब खास डेट्स आप मुझसे पूछते हो, इशू खुलेगा 22 तारीख को, बंद होगा 24 तारीख को, अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 29 तारीख को, रिफंड आ जाएंगे 30 तारीख को, 1 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और 5 तारीख को आप धंधा शुरू कर दोगे। तो ये था सारा का सारा सिलसिला आपका एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का। भाई मैं आपको अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट, क्रिस्प और जस्ट इशू से पहले देता हूं ताकि आप एक अच्छा निर्णय करने में सफल हो पाए। तो ये था ओवरऑल मेरा एनालिसिस आपका एंजल ब्रोकिंग को लेकर। और दूसरी बात मैं कह दूं, मैंने अभी दोनों आईपीओ में पैसा नहीं लगाया, ना तो कैमकॉन में लगाया ना कैम्स में लगाया। एक्चुअली क्या है, मेरा अभी सारा ध्यान जो है एक्सपायरी की तरफ केंद्रित है। मैं जानता हूं कल और परसों का दिन मेरे पास अवेलेबल है, मोस्ट प्रोबेबली मैं दोनों में लगाऊंगा। कैम्स में फिर सोच सकता हूं, पर कैमकॉन में तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। मेरा प्रॉब्ली उसमें भी लगाऊँ, हो सकता है मैं इसके अंदर भी लगा दूँ, कोई ऐसी खास बात नहीं है। कुछ रिटेल एप्लीकेशन में लगाने में कोई लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो करूँगा, जैसा करूँगा, मेरी ट्रांसपेरेंसी के चलते मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी माध्यम से शेयर कर दूँगा।
आइए बात करते हैं बाजार आज के चलते बैंक निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए आपके सामने किस तरह का बाजार रहा। सुबह थोड़ा स्टेबल रहा और आधे के बाद तो ऐसा गिरा कहते हैं उठ ही ना पाया भाई, वो ऐसा गिरा वो उठ ही नहीं पाया, वो हालात बन गए थे। कल बाजार की क्लोजिंग हुई थी 22,031 पर, आज हल्का सा नीचे 21,983 पे बाजार खुलता है। खुलने के थोड़ी देर बाद ही 22,098 का एक पीक बनाता है और उसके बाद जो गिरना शुरू होता है साहब उठ ही नहीं पाता और 21,274 का बॉटम बनाकर 21,366 पर बंद हो जाता है। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा भारी गिरावट देखने को मिली। इसके कंपोनेंट की बात करें, एक ही शेयर हरियाली में था और देखा जाए आज के मॉल के हिसाब से अच्छा हरियाली में था, वो था कोटक महिंद्रा, लगभग 1% की उसमें तेजी थी। उसके अलावा सारे बैंकों के कपड़े फट चुके थे। सबसे ज्यादा कपड़े फटे इंडसइंड बैंक के, लगभग 8.5% की गिरावट और 560 से नीचे बिक गया आपका इंडस बैंक। उसके बाद बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, पीएनबी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, सभी के कपड़े फटे हुए थे। इसको हिंदी में कई लोग बड़े प्यार से मुहावरे में कहते हैं कि भी सभी बैंकों के नाड़े खुल गए, अर्थात उनका तो बिल्कुल इज्जत ही लुट गई। तो ये हालात था आज आपके निफ्टी बैंक के शेयरों की। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए इसके अब चार्ट को देखते हैं। चार्ट में इसकी कैंडल देखिए कितनी भयानक सी कैंडल बनी है, एक बेरिश कैंडल बनी है, बहुत ज्यादा लंबी कैंडल बनी है, नीचे बोलिंजर बैंड को तोड़ ताड़ के चली गई है। 50 डेज ईएम में, 200 डेज ईएम में सबसे नीचे गिरी पड़ी है, जिसके चलते आज हाहाकार बुरा हालत बनी रही। और इसका आरएसआई देखेंगे 35 आ चुका है, बेरिश क्रॉसओवर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चार्ट एक ही बात चीख चीख कर कह रहा है मंदी है, मंदी है, मंदी है, गिरावट है, गिरावट है, गिरावट है, बेरिशनेस है, बेरिशनेस है, बेरिशनेस है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे और देश की आन बान और शान निफ्टी 50 की। भाई निफ्टी 50 का चार्ट भी वैसा ही है, शुरू में थोड़ा स्टेबल था और फिर जो गिरा तो बोलते ना वो ऐसा गिरा उठ ही नहीं पाया, इतना ज्यादा गिर गया क्या बताएं। कल बाजार बंद हुआ था 11,504 पर, हल्का सा नीचे 11,503 पर खुलता है, खुलते एक पीक बनाता है 11,535 की, और वो पीक ऐसी पीक होती है कि वो मुड़ के देखने को नहीं मिलती। उसके बाद जो बाजार गिरता है, फिसलता ही चला जाता है और एक नीचे बॉटम बनाता है 11,218 का, उसके बाद हल्का सा बढ़कर 11,250 पर बंद होता है, लगभग 2.25% की गिरावट के साथ बंद होता है। जबकि निफ्टी बैंक का जैसे मैंने अभी बोला नहीं था, आपको बताया तो वो 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। नॉर्मली निफ्टी बैंक ज्यादा गिरता है और निफ्टी 50 कम गिरता है, पर आज निफ्टी बैंक 3% के आसपास गिरा और ये 2.25% के आसपास, यानी निफ्टी 50 में भी बहुत ज्यादा भयंकर गिरावट आई। अब टॉप के 5 और बॉटम के 5 शेयरों की बात करें तो भैया बात खत्म यूं हो जाती है कि टॉप में 5 शेयर थे ही नहीं, केवल 3 शेयर थे, फिर भी मैंने आपको 5 दिखाए हैं जिन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्म किया। 3 उसमें हरियाली में थे, 2 लालियाली में थे। हरियाली वाले शेयर में टॉप पे कोटक महिंद्रा, फॉलोड बाय इन्फोसिस और टीसीएस, और गिरावट वाले अगर मैं 3% से ऊपर की बात करूं तो ढेरों शेयर थे। इसलिए मैं केवल वही शेयर आज लेके आया हूं आपके सामने जिनमें गिरावट 5% से ज्यादा थी, और ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयर बनते हैं। इंडसइंड बैंक की कपड़े फट गए, वो 8.5% गिर गया। टाटा मोटर्स का नारा खुल गया, वो 7% गिर गया। हिंडाल्को का बैंड बच गया और मुंह के बल गिरा, वो 0.7% गिर गया। और इसके बाद जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, ये आईसीआईसीआई बैंक तक बात करेंगे, ये सब 5% से ज्यादा गिरावट के साथ शर्मिंदा होकर बाजार से आज निकले। तो हालात बाजार की बहुत खराब थी, बहुत गड़बड़ था। अब अगर आप बात करें इसके टेक्निकल चार्ट की, आपके सामने टेक्निकल चार्ट आ गया। आज की कैंडल देखो तो आपका मुंह ऐसा खुला रह जाएगा, अबे कैंडल है ये तो, कैंडल खत्म ना होने वाला कैंडल बना है। देखो तो सही, इतना बड़ा कैंडल, एक ऐसा पहले बना था और ऐसा आज बना है। और ये कैंडल इतना बड़ा था, एक पीछे गैप रह गया था। जब मैंने कहा था ना, तो गैप बार बार चीख के कह रहा था कोई तो आए मुझे भराए, कोई तो आए मुझे भराए, कोई तो आए मुझे भराए। और आज हमारी कैंडल ने उसको भर दिया और वो गैप खत्म हो गया। मैंने ऑरेंज कलर के एक मोटे एरो के साथ उस गैप को दिखाया है, जिसका बैंड आज की कैंडल ने बंद कर दिया। और आज की कैंडल में इतनी भारी गिरावट थी कि बहुत बड़े लंबे अरसे के बाद आज की कैंडल ने 500 दिन का ईएमए भी काट दिया, लोअर बोलिंजर बैंड भी काट दिया। हाँ, अभी 200 दिन के ईएमए से ऊपर है। अब कल देखते हैं कल क्या होगा। एमएससीडी की बात करें तो जो हमारा बियरिश क्रॉसओवर बंद होता हुआ नजर आ
रहा था, खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, वो आज फिर चौड़ा हो गया। आज देखिए जो हिस्टोग्राम बना मोटा सा लाल बना है। और अगर आप आरएसआई देखेंगे बड़े दिनों के बाद कहना चाहिए आरएसआई को 43 के दर्शन हुए। यानी आरएसआई की बात कर लो, एमएससीडी की बात कर लो, कैंडल की बात कर लो, ईएमए की बात कर लो, बोलिंजर बैंड की बात कर लो, अरे भाई किसी भी इंडिकेटर की बात कर लो, बाजार गिरा हुआ है, गिरा हुआ है, गिरा हुआ है, मंदा है, मंदा है, मंदा है। अब इतना ज्यादा मंदा है, अब देखते हैं कल क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार भी अभी काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो ओवरऑल बोझिल सा माहौल बन के हमारे सामने आ गया। ये बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। सारी स्थिति ही बदल गई है ऑप्शन चेन के ऊपर। आप देखिए आपका दिमाग फट जाएगा। कल कॉल का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था 12,000 रुपए, आज गिरकर चला गया 11,500 पर। और वहां पर आप देखेंगे फ्रेश जो है आपकी बहुत सारा कॉल की राइटिंग हुई है, जिसके चलते हमें लग रहा है 11,500 जो है बाजार के लिए काटना मुश्किल हो जाएगा। और 11,000 पे देखेंगे कॉल अनवाइंडिंग है, 10,500 पे कॉल अनवाइंडिंग है, और इवन 10,000 पे भी कॉल अनवाइंडिंग है। जैसे लोग घबरा गए और वहां कॉल अनवाइंड करके भागे, और 11,500 उनको मजबूत लग रहा है। यानी वो ये कहना चाहते हैं भाई 11,500 से ऊपर तो बाजार जाता ही नहीं। यानी इस वक्त क्लोजिंग के लिए 11,500 काटना अब के जो हालात हैं उसमें बहुत मुश्किल लग रहा है। पुट की बात करें तो पुट में भी स्थिति बदल गई है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कल 11,500 पे था, आज फटाक से गिरकर आपने देखा 11,000 पे आ गया। 11,500 पे बहुत मैसिव पुट अनवाइंडिंग हुई, अर्थात लोगों ने अपने सौदे क्लोज कर दिए। उनको लग रहा था 11,500 से नीचे तो बाजार पक्का ही पक्का जाएगा, और 11,000 पे जो है हल्की सी पुट राइटिंग बढ़ी है, जो एक अच्छा हमें संदेशा दे रही है। और 10,500 पे भी पुट अनवाइंडिंग ही हुई है, हल्की सी बढ़ी है, तो 11,000 पे वो एक अच्छा संकेत दे रही है कि शायद 11,000 के नीचे बाजार ना जाए। ये एक अच्छी सी हल्की सी बात है। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की, तो टोटल पेन है, मैक्सिमम पेन है, वो अभी भी 11,500 पे बरकरार है, और सेकंड हाईएस्ट जो है 11,600 पे बरकरार है। यानी कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन तो ये कह रही है बाजार 11,500 के लपेटे में ऊपर की तरफ बंद होगा, ऐसा थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन कह रही है, जो इस वक्त कॉल और पुट का डेटा नहीं कह रहा। यानी कॉल और पुट का डेटा कुछ और कह रहा है और थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन कुछ और कह रही है। कभी कभी हो जाता है मेरी जान ऐसे, ये शेयर बाजार है, इसमें सब संभव है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दिलारे एफआईज डीआईज की। तो एफआईज डीआईज बदमाश है, आज दोनों ने मिलकर बिकवाली करी। कल एफआईज ने खरीदारी की थी 205 करोड़ की, आज 539 539 करोड़ का माल बेच के भाग खड़े हुए। कल डीआईज ने 100 करोड़ 100 करोड़ की बिकवाली की थी, और आज तो और ज्यादा यानी 517 517 करोड़ की बिकवाली करके भाग गए। और ओवरऑल अगर दोनों भाइयों का जोड़ देखें तो कल दोनों भाइयों ने मिलकर 104 करोड़ की खरीदारी की थी, और आज बदमाशी करी 1,057 करोड़ का माल बेचकर दोनों भाई ऐसे भागे जैसे हनुमान की पूंछ ने श्रीलंका में आग लगा दी थी। यानी इतना खतरनाक, इतना भय क्रिएट हो गया कि सारे के सारे भाग गए। अब क्या बोले क्या ना बोले, हाहाकार मच गया, चक्करबाजी पड़ गई। आइए बात करते हैं आपके एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराए हुए हैं। देखिए बात को समझिए, उनको डर लग रहा है, उनको लग रहा है बाजार में क्या हो गया। फॉलोअर, सब्सक्राइबर्स, हर तरह के लोग घबराए हुए हैं। देखिए मैं बिल्कुल नहीं घबराया हुआ, मेरे अंदर जितना जोश कल था आज भी उतना जोश है। मैं धंधा वही करता हूं जिसमें श्योर होता हूं। मैं काम करूंगा सेफ्टी के साथ, मैं वर्स्ट सोच के चलता हूं। मैं डिलीवरी लेने के लिए कल भी तैयार था जानी, आज भी तैयार था। आज मैंने सब बैंक मैनेजर्स को फोन किया, सबसे बातचीत करी, अपना अरेंजमेंट करने के लगा हुआ हूं, कल भी लगा रहूंगा, क्योंकि वेडनेसडे तक आपको अपनी जो है पोजीशंस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो बेटा तैयारी करके अगर जंग लड़ोगे तो जीत आपकी 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 होगी, और अगर तैयारी में कमी होगी तो बेटा फिर जंग में कुछ भी हो सकता है, जीत और हार दोनों संभव है। आइए अब मैं आपको आज के ट्रेड्स के बारे में बता देता हूं। देखिए वैसे आज मैं शांत बैठे रहना चाहता था, लेकिन एक पुराना गाना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, अपना ये भाई साहब जो होता है आदत हो जाती है, छोटा मोटा तो आदमी शॉर्ट लगा ही देता है। तो आज के शॉर्ट सुन लीजिए कौन कौन से थे। डायमंड मेंबर्स के लिए मैंने 2 लॉन्ग टर्म शॉर्ट मारे, और दोनों में से एक शेयर मेरे बड़े दिल के करीब था, बड़ा हाई डिविडेंड यील्ड था, जिसको मैंने आज 200 क्वांटिटी जिसकी खरीदी। और उसके बाद एक दूसरा शेयर जो अच्छी डिविडेंड यील्ड दे रहा, माना बेहतरीन शेयर है, उसमें भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी। एमराल्ड स्टूडेंट्स को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के चलते मैंने एक शेयर जिसका पीछे अच्छा खासा एक ओएफएस भी आया था और काफी गिरावट में अवेलेबल था, उसको मैंने पकड़ा। और एक दूसरा शेयर जिसमें बड़े समय से मैं खट 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 करके शॉर्ट लगाता
दिखाता जा रहा हूं, हर गिरावट में माल प्लस करता जा रहा हूं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं उनको दिखा रहा था। इसमें मैं एक लंबा रिस्क ले रहा हूं, उनको दिखाना चाहता हूं कि चीज अच्छी हो तो आखिरी दम तक अगर हम लड़े तो जीत हमारी 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 होती है। तो ये तो था एमराल्ड के लिए। आज प्लैटिनम के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि प्लैटिनम के लिए क्या डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं, उनकी डेमोन्स्ट्रेशन तो यही है कि फंड्स अरेंज करके अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करूं और डिलीवरियां उठाऊं। इस वक्त जो साफ नजर आ रहा है, कम से कम 4 से 5 शेयरों की डिलीवरी आती नजर आ रही है, जिसके लिए मुझे तैयारी करनी है और उस तैयारी में मैं लगा हूं। और सिल्वर और गोल्ड मेंबर्स के लिए भी मैंने आज स्मॉल केस 2 परचेज किए थे, एमकेजे एफएफडी बैंक और एमकेजे एफएफडी 20। अभी मेरा और स्मॉल केस पे ध्यान लगा हुआ है। कल बाजार अगर मंदा रहा तो मेरे टारगेट में बहुत सारे स्मॉल केस हैं, मैं उनको परचेज करूंगा। और जो लोग मेरे स्टूडेंट्स बनना चाहें, हर चीज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें, ये हाहाकार खुद ना करके मेरे को करते हुए देखना चाहें, तो वो मेरे स्टूडेंट बने। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है ना, दबा दें, उसका सिल्वर गोल्ड डायमंड एमराल्ड प्लैटिनम। मैं अपने जो भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, जो नुकसान है, जो फायदा है, जो मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किए, क्या इसके रिस्क हैं, किस तरह से नुकसान होता है, किस तरह से डिलीवरियां उठानी पड़ती है, किस तरह से लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हो, सारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाता हूं। मैं किसी को कोई टिप नहीं देता, आप ये करो, आप वो करो। मैं आपको एक कोचिंग देता हूं, एजुकेशन देता हूं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है, और जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो किस तरह के खतरों का सामना आपको करना पड़ता है। ये खतरों के खिलाड़ियों का खेल है, ये खतरों के खिलाड़ियों का खेल है। और अगर आप ये एजुकेशन मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बन के लेना चाहें, ताकि उसमें नजदीकती बढ़ती है, आप रियल टाइम पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, तो उसके लिए फोन नंबर मेरी टीम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भाई इतने आईपीओ आ रहे हैं, आईपीओ में तभी पैसा लगाओगे जब डीमैट अकाउंट। तो डीमैट खोलने का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। जिसने मेरे लिंक से खोला डीमैट अकाउंट, ऐसा मेरा मानना, उसके चांस अलॉटमेंट के बढ़ जाते हैं। अच्छा सोचो, अच्छा होता है। और अगर आपने अच्छी किताबें पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जिसने यहां नहीं है, यहां है, ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिसने इसको ज्वाइन किया लाइव जिंगलाला, और जिसने नहीं किया ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट में, गिरते स्टॉक मार्केट में भी शान से अडिग खड़े रहें और जीवन में स्टॉक मार्केट में बहुत 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 आगे बढ़े।